नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। साथ में त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है पूर्व कक्षाओं में। जैसे कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज हमारा है जिसका नाम है ABC और इसका क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने किस सूत्र का इस्तेमाल किया था? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई को हम शीर्ष लंब भी कहते थे। यहाँ पर त्रिभुज ABC है, इसको हम आधार बना दें। ये हमारी आधार भुजा है और यहाँ से यहाँ आप लंब डाल दीजिए। तो हमारा सूत्र होता था 1/2 आधार यानी BC गुणे ऊंचाई यानी AD। इस सूत्र का आपने इस्तेमाल किया है पिछली कक्षाओं में और अब भी जरूरत पड़ती है इसकी। दूसरा सूत्र आपने इस्तेमाल किया था हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता था? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था √S यहाँ पर ABC क्या है? ABC होती थी भुजाओं की लंबाई। सपोज करिए इस भुजा की लंबाई ये है, शीर्ष B के सामने की भुजा की लंबाई B है और शीर्ष C के सामने की भुजा की लंबाई C। तो तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात होने पर हीरोन का सूत्र लगा करके त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम ज्ञात करते थे। यहाँ पर यश क्या है? यश जो है अर्ध परिमाप किसका? त्रिभुज का। अर्ध परिमाप को कहाँ से लिखते हैं? यश से। यश बराबर होता है A + B + C अपॉन। ये अर्ध परिमाप होता था। तो यश का कैलकुलेशन हम करते थे, यश की गणना करते थे और इसके बाद इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते थे। तो अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने हमारे पास दो सूत्र हैं, पहला ये है और दूसरा ये है। क्या हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या और भी तरीके हैं? तो हाँ, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े आसानी से ज्ञात किया जाता है। हाँ, इसमें हम निर्देशांकों का इस्तेमाल करते हैं। निर्देशांक जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, नाम है ABC और इसमें सपोज करिए कि त्रिभुज A का जो निर्देशांक है, त्रिभुज के शीर्ष A का निर्देशांक है x1 y1 और शीर्ष B ABC को त्रिभुज के शीर्ष कहते हैं। इसका है x2 y2 और इसका है x3 y3। त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक हमें पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये मान लीजिए कि XY प्लेन है, ऐसा है और इसमें एक त्रिभुज स्थित है जिसके शीर्षों के निर्देशांक हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास सरल तरीका क्या है? तो ध्यान रखिए, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज हीरोन का सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए? त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां चाहिए। तो दूरी सूत्र लगा करके हम AB निकाल सकते हैं, BC निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते हैं अर्थात भुजाओं की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। और जब भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो जाएगी तो हम हीरोन का सूत्र लगा करके त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आसानी से ज्ञात कर सकते का मतलब ये नहीं हो कि आसान होता है। यहाँ पर दिक्कत ये है कि हीरोन का सूत्र जब हम लगाएंगे तो यदि भुजाओं की लंबाई 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से आती है तब तो ठीक है, ये आपको इजी पड़ेगा। लेकिन यदि कल्पना करिए कि इसकी लंबाई √2 है और यहाँ पर मान लीजिए √5 आ गई, यहाँ 8 है। अब ऐसी परिस्थिति में
हीरोन का सूत्र लगाना क्या उपयुक्त होगा? ये तो बहुत जटिल काम है, हीरोन का सूत्र लगाना। इसलिए एक इससे सरल विधि है, भुजाओं की लंबाइयां कुछ भी हो उससे मतलब ही नहीं रहता है, हम केवल काहे का प्रयोग करते हैं? निर्देशांकों का। तो निर्देशांकों का प्रयोग करके त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ पर सूत्र बनता है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक मान लीजिए ए का x1 y1, बी का x2 y2 तथा सी का x3 y3 हो, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है और इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3 त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक होते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए हमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक पता होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, तब इस सूत्र का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसको आप याद कैसे करेंगे? अक्सर हमें परेशानी होती है इस फार्मूला को याद करने का। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है x1 x2 x3 इस तरह से, जब x1 है तो यहाँ से y1 से स्टार्ट नहीं होता है, x1 है तो y2 माइनस y3 है, यहाँ x2 है तो क्रम से चक्रीय क्रम में बढ़ते जाइए, y2 की जगह हो जाएगा y3, y3 की जगह हो जाएगा y1, फिर अगला राउंड आएगा y3 के स्थान हो जाएगा y1 और y1 के आगे क्या होगा y2। आप इस सूत्र को ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये वृत्त है मान लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया y1, यहाँ लिख दिया y2, यहाँ लिख दिया y3। आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना है क्लॉकवाइज, और यहाँ पर ध्यान रखिए कि y1 y2 y3, अब x1 x2 x3 भी लिखना है, तो x1 x2 x3 कहाँ लिखेंगे? y1 से आगे शुरू करिए, अर्थात यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से x1 स्टार्ट करिए, यानी ये पोजीशन को छोड़ करके यहाँ x1 आ गया, यहाँ x2 आएगा, यहाँ क्या आएगा आपका x3 आएगा। अब करना क्या है? y2 माइनस y1 एक यहाँ से बना, फिर y3 माइनस y1 यहाँ से बना, और फिर y1 माइनस y2 यहाँ से बना। अब यहाँ पर जो ये बने हुए हैं क्या करेंगे? तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? x1 से। तो x1 में काहे का गुणा होगा? y2 माइनस y3 का। x1 से स्टार्ट करेंगे तो x1 में काहे का गुणा करेंगे? y2 माइनस y3 में। x2 में किसका गुणा करेंगे? यहाँ से, जहां से आपने समाप्त किया था इसके लिए वहीं से स्टार्ट करना है। y3 से लेकर कहाँ जाना है आपको? y1 तक। x2 इंटू y3 माइनस y1। x3 में काहे का गुणा करना है? y1 से चलना है, x3 गुणा हो जाएगा y1 माइनस y2। इस तरह से इसका सहारा लेकर के आप इस सूत्र को याद कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिएगा, y1 y2 y3 को हम लिख देंगे, x1 x2 को लिखना है तो y1 से एक स्थान आगे से लिखना शुरू करें, x1 x2 x3। अब यहाँ से x1 से शुरू करें, x1 में काहे का मल्टीप्लाई करेंगे? इतने का, फिर x2 में काहे का मल्टीप्लाई करेंगे? इतने का, और फिर x3 मल्टीप्लाई काहे करेंगे? इतने का, यानी y1 माइनस y2 का। तो जिसको पकड़ते हैं वहीं से स्टार्ट होगा, यानी x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1। इस प्रकार से ये व्यंजक आपका तैयार हो जाता है।
अब यहाँ पर हमें और भी क्या चीज देखनी पड़ेगी। अब सपोज करिए कि मान लीजिए आपका यहाँ पर 3 पॉइंट है ए बी और यहाँ पर सी है, एक त्रिभुज बनेगा। सी को और नीचे लाइए, अब भी त्रिभुज का क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुज बनेगा। इसका भी कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा, आधार पर ऊंचाई से भी देख लीजिए, यहाँ आ गया। और लाइए यहाँ से, अब भी त्रिभुज बनेगा और उसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा। हाँ, क्षेत्रफल घटता जा रहा है। और आगे जरा देखिए यहाँ पर ए बी सी, ए बी का जो रेखाखंड है उस रेखाखंड पर बिंदु सी नहीं है, अर्थात यहाँ पर हमें कहने जा रहे हैं कि यहाँ ए बी सी समरेख कब होंगे, समरेख कब होंगे। तो सी को लाइए, समरेख तब कहे जाएंगे जब एक ही रेखा पर, तब हम 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को समरेख तब कहते हैं जब वे सभी बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। यहाँ पर सी ले लें, जरा देख लीजिए सी क्या ए बी रेखाखंड पर है, नहीं है। सी को यहाँ ले लिया जाए, यहाँ पर ए सी और बी कैसे कहे जाएंगे, अब समरेख कहे जाएंगे, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही शीट में है, एक ही लाइन में है, या हम कहते हैं कि एक ही रेखा पर है, अर्थात कैसे हैं ये, समरेख है। जब समरेख हो जाएंगे तो त्रिभुज आपका समाप्त हो जाएगा, और जब त्रिभुज समाप्त हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 3 बिंदु के समरेख होने की शर्त क्या है, तो यहाँ पर आएगा यदि 3 बिंदु ए बी और सी समरेख हों तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। यानी समरेख होने की यह शर्त है कि 3 बिंदु ए बी और सी समरेख हों तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो पूरा व्यंजक है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र का, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। अर्थात यदि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो आप इस निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि हाँ, जो 3 बिंदु दिए गए हैं वो तीनों बिंदु कैसे हैं, समरेखी हैं, अर्थात एक ही रेखा पर हैं। तो जब समरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। और यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु कैसे होंगे, समरेख। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे इस सूत्र का प्रयोग करके, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हों। अब मान लीजिए हमारे पास चतुर्भुज हो, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसके शीर्षों के निर्देशांक दे, मान लीजिए कि x1 y1 है, इसका x2 y2 है, इसका x3 y3 है, और इसका x4 y4 है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही सिंपल है। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो हम सीख गए हैं, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक चाहिए। यहाँ पर त्रिभुज की सहायता से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर जरा देखिए, हम ऐसा करते हैं, इस चतुर्भुज में हम 2 त्रिभुज बना देते हैं। ए और सी को हमने मिला दिया, ए और सी को मिला दिया। जब ए और सी को मिला दिया तो जरा देखिए, पहला त्रिभुज है, ये सेकंड त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों शीर्षों का निर्देशांक अपन को पता है। फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अर्थात त्रिभुज ए सी डी का, इसके भी तीनों शीर्षों का हम निर्देशांक हमें पता है, इस त्रिभुज का भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। हाँ, ए शीर्ष और ए शीर्ष का इस्तेमाल हमें 2 बार करना पड़ेगा, एक बार इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए और दूसरी बार इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज तक ही बात सीमित नहीं है। जब हमारे पास कोई भी बहुभुज है, यहाँ पर कोई भी बहुभुज है यहाँ पर, और उसका क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए, तो हम उसको क्या बना लेंगे, त्रिभुजों में विभाजित कर लेंगे इस तरह से। तो पहला त्रिभुज बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना और ये चौथा बना। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। हाँ, ये आपको दिया रहेगा तब शीर्षों के निर्देशांक, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर इसका, फिर इसका, अब इन चारों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा इस दिए गए बहुभुज का पूर्ण क्षेत्रफल। इस सूत्र को याद रखिएगा। इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बनता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार और देख पढ़ लेते हैं। 1/2 x1 गुणे y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। एक चीज और ध्यान रखिएगा, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको ऋणात्मक मान आ जाए। ऋणात्मक मान का मतलब जैसे -4 आ जाए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आप निकालेंगे उसका आपका जो वैल्यू है, मान है, -4 आ जाए। तो आंसर क्या लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे? क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है एक माप होती है और माप कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में गणना के द्वारा हमें -4 प्राप्त हुआ है, लेकिन आंसर जो हमारा होगा वो 4 आएगा, अर्थात इसका केवल संख्यात्मक मान लेना है। संख्यात्मक मान का मतलब हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तर्क क्या दे देंगे? तर्क दे देंगे कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4। और इसके साथ में यदि उसका मात्रक दिया हुआ है तो मात्रक लिखेंगे, और मात्रक यदि नहीं है सिर्फ मात्रक ही लिख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो इकाई होती है वो वर्ग मात्रक होती है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं। वर्ग इकाई जब सेंटीमीटर दिया है तब तो हम लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। यदि मीटर दिया हुआ है तो हम लिख देंगे वर्ग मीटर, या इसको लिख देंगे मीटर का वर्ग। लेकिन यदि इकाई निश्चित नहीं है तब हम क्या लिखेंगे, वर्ग तो अवश्य लगाएंगे, और मात्रक निश्चित न होने के कारण यहाँ पर सिर्फ हम मात्रक लिख देंगे। वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई या वर्ग एकक, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। इसमें से आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 है, 11वां उदाहरण मैं ले रहा हूं। देखिए उदाहरण नंबर 11 क्या कहता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दिए गए हैं। अब कह रहा है कि इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। हल तो सबसे पहले हम जो चीजें हमें पता है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निम्न है। क्या है? x1 y1, पहले का नाम दे देते हैं x1 y1, कितना है 1 -1। दूसरा है x2 y2 बराबर है -4 6। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। x1 बराबर यहाँ पर है 1, y1 बराबर है -1। यहाँ पर x2 बराबर है आपका -4, y2 बराबर है आपका 6। तीसरे बिंदु का निर्देशांक x3 y3, ये x3 y3 है, किस रूप में है -3 -5।
इसमें x3 कितना होगा, x3 होगा -3, y3 होगा -5। यदि आप यहां से क्लियर हैं तो फिर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, या डायरेक्ट आप इन चीजों को लिख सकते हैं। अब हम लगाएं क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, 1/2 इंटू x1 से शुरू होता है, x1 इंटू, तो अब y1 नहीं आएगा, ध्यान रखना है, y2 से स्टार्ट होता है, आगे बढ़ते चले जाते हैं, y1, y2, y3, तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरह से, तो यहां से स्टार्ट होता है y2 माइनस y3, फिर x2 होगा तो गुणा काय का होगा, y2 माइनस y3 आगे y3 माइनस y1 प्लस, अब क्या होगा x3, तो यहाँ y1 तक आ चुके हैं, तो y1 माइनस y। अब इस सूत्र में हम जो जो चीजें हमारे पास हैं उनको हम रख देते हैं, क्या आएगा 1/2 x1 यहाँ कितना है 1 गुणे y2 कितना है 6, y3 कितना -5, ध्यान रखिएगा माइनस यहाँ सूत्र में है, और y3 खुद कितना -5, 2 बार माइनस हो रहा है, +5 प्लस x2 कितना है -4, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और y3 कितना है -5 माइनस सूत्र में है, y1 कितना है माइनस, यहाँ भी सूत्र में माइनस है, और y1 खुद क्या है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ ध्यान रखना है आपको। x3 कितना है -3, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, y1 कितना है -1 माइनस y2 कितना है 6। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 6 5 11, यहाँ हो जाएगा -4 गुणे, यहाँ पर है -5 घने तो -4, यहाँ पर -3 गुणे कितना हो जाएगा -7, और इसको अब गुणा कर दीजिए, 11 कम 11, माइनस प्लस होता है, 4 चौक 16, और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, कितना जाएगा आपका 7×21, इस तरह से बना। ये कितना आ रहा है 1/2, जोड़ लीजिए 1 6 7 1 8, और 2 1 3 1 4, ये हो रहा है 48। इसका मतलब क्या हुआ 1/2 गुणे 48, 2 का भाग दे दीजिए, 2 दूना 2 चौके 8, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बना, ये आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हुआ 24 वर्ग मात्रक, यानी क्षेत्रफल के साथ वर्ग रहेगा और उसके साथ मात्रक आप लिख देंगे। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 11वां सॉल्व होता है, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ मान रखना है। आइए अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 14। उदाहरण 14 में जरा देखिए, आप बिंदुओं का नामकरण भी कर दिया है ABC। उदाहरण नंबर 14 क्या है, K का मान ज्ञात करना है। K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A जिसका निर्देशांक है 2 3, बिंदु B जिसका निर्देशांक है 4K, और C जिसका निर्देशांक है 6 -3, कह रहा है समरेखी, यानी तीनों बिंदु समरेखी हो, ऐसा कह रहा है कि ये तीनों बिंदु समरेखी हैं। तो K का मान ज्ञात कीजिए, या ऐसा कह लीजिए K का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि दिए गए तीनों बिंदु कैसे हो, समरेखी हो। यहाँ समरेखी की जो शर्त होती है उस शर्त के आधार पर हम किसका मान निकालेंगे, K का मान निकालेंगे। तो आइए यहाँ से हम 14 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फिर से वही दिया है, जो चीजें मालूम है मालूम कर लीजिए। दिया है त्रिभुज के शीर्षों के
निर्देशांक क्या क्या है, A23, B4K और C6-3 हैं। अर्थात कह दीजिए, अर्थात अब हम जिसकी जरूरत पड़ती है या जो यूज करते हैं x1 y1 उसमें लिख लेते हैं। अर्थात x1 y1 बराबर कितना है यहाँ पर 2,3, चाहे अलग कर लीजिए, x1 बराबर 2 है, y1 बराबर 3 है। दूसरे बिंदु का अनुसांग x2 y2 बराबर क्या है 4k, इसका मतलब हुआ x2 बराबर 4, y2 बराबर k। x3 y3 के रूप में हमारे सामने क्या है 6-3, इसका मतलब हुआ कि x3 बराबर है 6, y3 बराबर है -3। तो जो चीजें हमें सूत्र में जरूरत पड़ेगी उन चीजों को मैंने स्पष्ट कर लिया है। अब किस आधार पर के का मान निकालना है, किस आधार पर तीनों बिंदु कैसे हैं समरेख है। तो यहाँ कह दीजिए चूंकि तीनों बिंदु ABC समरेखी हैं, कैसे हैं समरेखी हैं, तो क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0 होगा। यदि एक ही चीज में है तीनों बिंदु तो त्रिभुज उन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। अर्थात जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो उसका जो सूत्र होता है वो सूत्र भी 0 होगा। अर्थात 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 into y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर क्या होगा 0 होगा। अब इसी में हम इन सभी चीजों को रखते हुए और k का मान ज्ञात करेंगे। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या होगा 1/2 x1 कितना है जरा देख लीजिए, x1 यहाँ 2 है, y2 - y3 यानी के -y3 यहाँ देख लीजिए आप, माइनस है प्लस हो जाएगा। फिर x2 कितना है 4, फिर क्या है y3 - y1 -3 और -3। x3 कितना है यहाँ देखिए 6 और y1 - y2 3 - k और a हो गया बराबर 0। इसको अब और सॉल्व कर लीजिए तो क्या जाएगा 1/2 यहाँ हो जाएगा, गुना कर दे 2k + 2 × 6 प्लस 4 गुणे 3 6 होता है तो -6 और प्लस 6 18 -6 के बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर और चलिए काम कर लीजिए 6 यहाँ जाएगा 4 × 24 प्लस 18 -6 के बराबर हो गया 0। अब के जोड़ लीजिए, यहाँ देखिए 2k है, यहाँ -6k है तो क्या हो जाएगा -4k। यहाँ देखिए 18 × 6 = 24 तो हो जाएगा 24 और -24 बराबर 0। तो अगला स्टेप क्या हुआ -4k बराबर 0। 2 को इधर ले जाइए यदि अच्छे ढंग से करना है। -4k बराबर 0 गुणे 2 बराबर क्या हुआ 0। अब इसको क्या करें आप
के की वैल्यू निकालना है तो कर लीजिए। तो के बराबर हो गया है आपका, यहाँ के बराबर हो गया 0/-4, और 0/-4 का मतलब हो गया यहाँ पर के बराबर 0। अतः यहाँ पर आपको के का मान मिल गया है। के का मान कितना आ गया है? 0 आ गया है। अर्थात यदि के स्थान पर हम 0 रख दें, 0 रख दें और तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालें तो निश्चित रूप से क्षेत्रफल आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो के किस मान के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा? अर्थात तीनों बिंदु समरेखी होंगे। यदि के स्थान पर क्या रख दिया जाए? 0 रख दिया जाए तो के बराबर 0 रखने पर तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे? समरेख हो जाएंगे, या तीनों बिंदु समरेख होंगे यदि के का मान कितना हो? 0 हो। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 14 भी आपका सॉल्व होता है।